हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एंड आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। मीन्स कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, हमें ये समझना है। हम शॉर्ट में बोलें तो जो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, वो क्यों जरूरी है, ठीक है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। मीन्स कि कोई जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्पीसीज है किसी भी कम्युनिटी में, उनके ऊपर यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज के ऊपर क्या किसी भी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग डिपेंड करती है। ये हमें ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि क्या नंबर ऑफ स्पीसीज से कोई भी इकोसिस्टम का फंक्शन अफेक्ट होता है या फिर नहीं। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर। एंड ये जो क्वेश्चन है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज किसी भी कम्युनिटी में है उनके ऊपर किसी भी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग डिपेंड कर रही है या फिर नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक किसी भी जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने नहीं दिया है क्लियर कट। उनके पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इसका। फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज with more species generally tend to be more stable than those with a less species। तो कई दशकों से मीन्स कि बहुत सी डिकेड से जो इकोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है, उनका बिलीव है कि जो कम्युनिटी में अगर स्पीसीज ज़्यादा हैं तो वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा पाई जाएगी। यानी कि अगर वहाँ पे स्पीसीज कम है तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, ये जो इकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है अगर ज़्यादा स्पीसीज हैं तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है किसी भी इकोसिस्टम में। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो यहाँ पे पूछा है कि एग्जैक्टली जो स्टेबिलिटी है उसका क्या मतलब है बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए। A stable community should not show too much variation in the productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbances, natural or man-made, and it must also be resistant to invasion by a alien species. तो एक स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है जिसके अंदर कोई जो ज़्यादातर वेरिएशन ना पाई जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक स्टेबल कम्युनिटी जिसमें कि ज़्यादा वेरिएशन ना हो किसी भी प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर। मीन्स कि अगर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो वो कम्युनिटी कैसी है, स्टेबल कम्युनिटी है। ठीक है, स्टेबल मीन्स कॉन्स्टेंट। यानी कि स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी है उसमें अगर वेरिएशन नहीं आ रही है ज़्यादा तो वो कम्युनिटी स्टेबल है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, इकोसिस्टम चैप्टर में भी देखा था, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो प्लांट्स हैं वो क्या बनाते हैं, बायोमास। बायोमास क्या होता है, उस प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो बायोमास क्या एक प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जनरेशन रेट ऑफ बायोमास को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ट्रीज क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके बायोमास बना रहे हैं, वही क्या है, उन ट्रीज की प्रोडक्टिविटी है। तो अगर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशंस ज़्यादा नहीं होंगी तो वो कम्युनिटी स्टेबल रहेगी, इकोसिस्टम कैसा रहेगा, स्टेबल। ठीक है, तो अब क्या होता है, कुछ जो नेचुरल एंड जो मैन मेड डिस्टर्बेंस है उनकी वजह से भी क्या होता है, जो कम्युनिटी है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो नेचुरल डिस्टर्बेंस क्या क्या हो जाती हैं, जैसे कि फ्लड है, फायर हो गई, अर्थक्वेक है, ठीक है, ड्राट, सूखा हो गई, ये सब की वजह से क्या हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस है किसी भी इकोसिस्टम में वो हो रही है। तो ये क्या है, नेचुरल तरीका। मैन मेड तरीका जैसा हम जानते हैं, मैन मेड क्या है, जो मैन की इंटरफेरेंस है, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ट्रीज कट करें, फायर हो जाए, इन सब में जिम्मेदारी अगर मैन मेड तरीके से, मतलब ह्यूमन इंटरफेयर कर रहे हैं, ह्यूमन डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, या फिर कोई भी जो डिस्टर्बेंस है वो हो जाए अगर कोई बाहर से स्पीसीज आ जाए। इन्वेशन मतलब कि कोई स्पीसीज या एलियन स्पीसीज बाहर से आ रही है। ठीक है, तो जैसे क्या हो रहा है, कोई बाहर से एलियन स्पीसीज आ जाए तो भी जो इकोसिस्टम है ना उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो भी कम्युनिटी लगभग स्टेबल ही रहती है। ठीक है, वो इकोसिस्टम कैसा रहता है, स्टेबल।
तो ये क्या हो गए, स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी का क्या मतलब है कि उस पे जो डिस्टर्बेंसेस है ना उनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि नेचुरल डिस्टर्बेंस होगी, मैन मेड डिस्टर्बेंस होगी, या फिर कोई बाहर से स्पीसीज, एलियन स्पीसीज आ गई, तो इसकी वजह से कोई इकोसिस्टम है वो इनको इजीली टॉलरेट कर ले, ठीक है, इनसे ज़्यादा उनको फर्क ना पड़े, ठीक है, इन डिस्टर्बेंस को वो इजीली झेल लें, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे कि कैक्टस जब ऑस्ट्रेलिया में ग्रो किया गया, क्योंकि वो एलियन स्पीसीज था कैक्टस, जब ऑस्ट्रेलिया में ग्रो किया गया तो इससे वहाँ की जो स्पीसीज थी उन पर बहुत इफेक्ट पड़ा था। ऐसे ही हमारे इंडिया में हमने बाहर से क्या लाया था, कैरेट ग्रास, जिसकी वजह से कैरेट ग्रास की स्पीसीज ज़्यादा हो गई थी, और बाकी जो क्योंकि उनका वो प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो इसी वजह से ये कुछ स्पीसीज अगर बाहर से आ जाए ना तो भी ये जो स्टेबल कम्युनिटी है, स्टेबल इकोसिस्टम है, वो उसको टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट या फिर स्टेबल इकोसिस्टम। We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plots provides some tentative answers. अब हमें ये नहीं पता कि कैसे जो ये एट्रीब्यूट्स है ना ये लिंक करते हैं किसी भी स्पीसीज रिचनेस से किसी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, कि स्पीसीज की रिचनेस बढ़ रही है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, तो उसको हमें इतना आइडिया नहीं है, उसको हम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन जो डेविड टिलमैन, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आया है डेविड टिलमैन, इन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया, जो कि कैसा किया था, आउटडोर प्लॉट्स में, ठीक है। आप जानते हैं आउटडोर क्या होता है, अंदर घर के अंदर, लेकिन उन्होंने कहाँ पे यूज किया था, इस जो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम है इसका एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने आउटडोर प्लॉट्स में, ठीक है, ताकि ये इन चीज का आंसर ढूंढ सके कि जो स्पीसीज रिचनेस है वो कैसे अफेक्ट कर रही है किसी भी इकोसिस्टम को। तो ठीक है, यही मतलब है कि अभी तक हम लोग इस चीज को प्रॉपरली नहीं समझ पाए थे कि जो स्पीसीज रिचनेस है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है किसी भी इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में। इसीलिए साइंटिस्ट डेविड टिलमैन ने क्या किया, इसी आंसर को समझने के लिए लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया। Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. तो टिलमैन ने क्या देखा, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा जो प्लॉट्स है ना जहाँ पे ज्यादा स्पीसीज पाई जा रही हैं, जिसमें ज्यादा स्पीसीज हैं उसमें क्या हो रहा है, जो वेरिएशंस आ रही है ना वो बहुत कम आ रही हैं, ठीक है, लेस वेरिएशंस आ रही हैं ईयर टू ईयर जो टोटल बायोमास है उसके अंदर। And he also showed that in his experiment increased diversity contribute to higher productivity. और उन्होंने क्या बोला कि जो इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी है, इनकी स्पीसीज ज्यादा हैं, तो क्या होगा, वहां पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो टिलमैन के जो एक्सपेरिमेंट है उससे हमें क्या पता चला कि अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है तो उस इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वेरिएशन इसकी प्रोडक्टिविटी में कैसी होंगी, कम, यानी कि लेस वेरिएशन इन देयर प्रोडक्टिविटी। और अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी भी कम होगी और वेरिएशंस क्या होंगी, प्रोडक्टिविटी में ज्यादा होंगी, ठीक है। जो टोटल बायोमास है उसमें वेरिएशंस क्या होंगी, ज्यादा, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो तो, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से बताया कि अगर स्पीसीज रिचनेस है तो वो कैसा है, इकोसिस्टम स्टेबल, ओके। Although we may not understand completely how species richness contribute to well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet. लेकिन फिर भी इसका हमें कम्प्लीटली ये नहीं समझ पाए कि जो स्पीसीज रिचनेस है वो कैसे किसी भी इकोसिस्टम के वेल होने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कंट्रीब्यूट करती है, कि अगर अच्छा इकोसिस्टम है तो इसमें जो स्पीसीज रिचनेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमें बस इतना पता है कि अगर कोई जो इकोसिस्टम है उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छी है तो जो इकोसिस्टम हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। लेकिन ये सिर्फ इस जो रिच बायोडाइवर्सिटी है ये सिर्फ इकोसिस्टम को ही अफेक्ट नहीं कर रही है, ये हम जो ह्यूमन सर्वाइवल है उसको भी अफेक्ट करती है। अगर स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो ह्यूमन सर्वाइवल भी अच्छे से हो पाएगा। At a
time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of its tree frog species lost forever? तो क्या होता है, एक टाइम पे जो स्पीसीज का लॉस है ना वो बहुत तेजी से होता है हमारे अर्थ पे। तो क्या मतलब है कि क्या कोई चीज हमें ये मैटर करती है कि अगर कोई स्पीसीज वो एक्सटिंक्ट हो रही है तो ये हमारे लिए बुरा है? तो इसको हम लोग को समझना है, ये क्वेश्चन है। वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर? तो क्या यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर जो वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम है ना वहाँ पे क्या होता है, जो ट्री फ्रॉग की स्पीसीज हैं वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएं, ठीक है? तो क्या वो जो वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम है उसका फंक्शन लेस हो जाएगा, यानी कि कम फंक्शन करेगा वो, ठीक है? ये भी क्या है, एक क्वेश्चन है। हाउ इज अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स ऑन अर्थ? अगर क्या होगा कि जो हमारी स्पीसीज एंड्स की स्पीसीज हैं वो कितनी है, 20,000। अगर ये 20,000 से सिर्फ 15,000 रह जाए, यानी कि 5,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स क्या हो जाएं, एक्सटेंट हो जाएं, तो इससे हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये सभी क्या है, क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमको आगे ढूंढने हैं। There are no direct answer to such native question, but we can develop a proper perspective through an analogy, the Rivet-Popper hypothesis, used by Stanford ecologist Paul Ehrlich. तो अब क्या है, जो ये सभी क्वेश्चंस थे जो हमने अभी ऊपर देखे थे, इन सब क्वेश्चन के पास, इन सभी क्वेश्चंस का हमारे पास कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है? और इसी को समझने के लिए कुछ एनालॉगी डेवलप की गई, कुछ एग्जांपल्स डेवलप किए गए। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, जो कि किसने दिया था, इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच ने, ठीक है, सॉरी एरलिच ने। In an aeroplane ecosystem, all parts are joined together using thousands of rivets species. तो इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया, एक एरोप्लेन का। तो इन्होंने एरोप्लेन को क्या माना है, पूरा एक इकोसिस्टम माना है, ठीक है? और जो इसके पार्ट्स हैं, जो जिस पेज वगैरह से जुड़े होते हैं ना, उनको हम लोग रिवेट्स बोलते हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं वो बहुत सारे रिवेट्स से मिलके जुड़े हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स से मिलके जो पार्ट्स हैं एरोप्लेन के वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एरोप्लेन को बोला गया है इकोसिस्टम, एंड जो ये रिवेट्स हैं, ठीक है, इनको बोला गया है स्पीसीज। तो इसका मतलब क्या है, ये स्पीसीज मिलके इकोसिस्टम बना रहे हैं, ऐसे ही जो रिवेट्स हैं वो सारे मिलके एक एरोप्लेन बना रहे हैं, ठीक है? इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, causing a species to become extinct, it may not affect flight safely, proper functioning of an ecosystem initially, but as more and more rivets are removed, the plane become dangerously weak over a period of time. तो जैसे क्या है, ये एक एरोप्लेन है, ठीक है? ये क्या है, एरोप्लेन। अब ये जो एरोप्लेन है इसके ये क्या है, पंख, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इनको, फैंस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं रिवेट्स से, ये क्या है, पेच, ठीक है, ये रिवेट्स हैं। और यहाँ से बहुत सी जो खिड़की हैं, सीट्स हैं, उनमें भी पेच लगे हुए थे, तो वो भी किससे जुड़े हुए थे, इन रिवेट से जुड़े हुए हैं सारे। तो क्या है, ये जो प्लेन है वो किससे मिलके बना है, पूरा रिवेट से। ऐसे ही जो इकोसिस्टम है वो किससे मिलके बनाए हैं, स्पीसीज से, क्योंकि रिवेट्स यहाँ पे क्या है, स्पीसीज, ठीक है? और जो ये एयरप्लेन है वो क्या है, यहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम, ठीक है? तो अब इस लाइन में क्या बोला है कि जो ये पैसेंजर हैं जो इस प्लेन में सफर कर रहे हैं, अगर उनका जैसे वो उतरते जाएंगे अपने, उनका डेस्टिनेशन आ जाएगा तो वो उतरेंगे, तो उतरने पे वो क्या कर रहे हैं, पॉपिंग अ रिवेट, वो क्या कर रहे हैं, अपने साथ एक रिवेट को निकाल के अपने घर लेके जा रहे हैं साथ में। एक पैसेंजर एक रिवेट को निकाल के लेके जा रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ से कोई रिवेट जा रहा है, यानी कि कोई किसी इकोसिस्टम में से स्पीसीज जा रही हैं, तो इनिशियली मतलब शुरुआत में तो उस प्लेन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो इजीली अपना फ्लाइट सेफली कर पाएगा। लेकिन जैसे क्या होता है, अब धीरे धीरे जब ज़्यादा जो रिवेट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं प्लेन से,
ठीक है, ज़्यादा जो रिवेट्स हैं वो अगर प्लेन से निकल जाएंगे तो फिर उस प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वो जो प्लेन है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, कमज़ोर पड़ जाएगा या फिर वो क्रैश कर जाएगा। फर्दरमोर विच रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल। और कुछ समय हम ये भी देखते हैं कि कौन सा जो रिवेट है वो रिमूव किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफली एंड देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट और विंडो इनसाइड द प्लेन। तो अब क्या वर्ड आया है, की स्पीसीज। की स्पीसीज क्या होते हैं, किसी भी इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंट स्पीसीज होती हैं। हम इनको बोल सकते हैं बैकबोन ऑफ अ इकोसिस्टम। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम की क्या होती हैं, ये बैकबोन होती हैं। अगर ये चली जाएंगी तो कोई भी इकोसिस्टम है वो डेंजर में आ जाएगा, खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएगा, अगर ये जो की स्पीसीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो ये रिवेट्स हैं, कौन से रिवेट्स जो की स्पीसीज शो कर रहे हैं, ये जो रिवेट्स इन पंखों को जोड़ रहे हैं ना, ये क्या है, की स्पीसीज हैं। ठीक है, तो ये जो रिवेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट रिवेट्स हैं ना, क्योंकि अगर इनको रिमूव कर लेगा कोई जो पैसेंजर है, अगर इनको लेके चला जाएगा तो ये पंख तो यहाँ से टूट जाएगा, तो जिसकी वजह से ये जो प्लेन है वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे जो ये दो इम्पोर्टेंट रिवेट्स हैं, यहाँ पे ये दो इम्पोर्टेंट रिवेट्स हैं, ये हैं की स्पीसीज। और ये जो की स्पीसीज हैं वो कौन सी हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ठीक है, वॉल्फ, ये सब क्या है, की स्पीसीज, या फिर हम लोग उनको बोलते हैं बैकबोन ऑफ अ इकोसिस्टम। अगर ये एक्सटिंक्ट होती हैं, ये गायब हो जाती हैं इकोसिस्टम से, तो क्या होगा कि जो इकोसिस्टम है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, वो जल्दी ही नहीं चल पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस का, ये किसने दिया था, पॉल एल रिच ने दिया था। और इन्होंने इस एग्जाम्पल से समझाया था कि जो स्पीसीज हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है तो वो कम्युनिटी या वो इकोसिस्टम कैसा है, स्टेबल। ठीक है, तो एक स्टेबल इकोसिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे कि क्या होता है, वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी पर ईयर लेस होती है, यानी कि हर साल जो प्रोडक्टिविटी है ना, या फिर मतलब वेरिएशंस हैं प्रोडक्टिविटी में, वो कैसी होती हैं, लेस, कम होती हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये जो स्टेबल इकोसिस्टम है ये रेजिस्टेंस होता है मैन मेड एंड नेचुरल डिस्टर्बेंस से, यानी कि इनको ये इजीली झेल पाता है। और क्या होगा, ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसमें ज़्यादा होगी तो फिर जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल होगा। एंड जो एलियन या फिर एक्जोटिक स्पीसीज है जो बाहर से आ रही हैं, उनके लिए भी ये कैसा होता है, रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, इनको भी झेल पाता है ये इजीली। एंड हमने क्या देखा, इसमें दो जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम आए थे, डेविड टिलमैन, उन्होंने क्या बताया था, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने बताया था कि जहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा हैं वहाँ पे वेरिएशंस कम हैं जो टोटल बायोमास है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वेरिएशंस कम है तो जो कम्युनिटी है, जो इकोसिस्टम है वो कैसा है, स्टेबल है। ठीक है, यानी कि हायर डाइवर्सिटी है, ज़्यादा डाइवर्सिटी तो हायर प्रोडक्टिविटी होगी, समझे। उसी तरह एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या बताया था, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस दी थी, कौन से, पॉल एल रिच। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, ये एरोप्लेन का एग्जांपल देके समझाया कि जो इकोसिस्टम है उसके लिए जो स्पीसीज हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है और उनकी जो की स्टोन स्पीसीज हैं वो कौन सी होती हैं, जिसकी वजह से पूरा जो इकोसिस्टम है वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।